यूजीसी यूजीसी आखिरकार क्या है यूजीसी रेगुलेशन 2026 जिसका कोई सपोर्ट कर रहा है, जिसका कोई विरोध कर रहा है। कोई कह रहा है कि ये भेदभाव है, कोई कह रहा है कि ये समानता की मांग है, कोई कह रहा है ये समता है, और जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया गया है, जिसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। उस हर एक तथ्य को, हर एक टॉपिक को आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि यूजीसी क्या है, यूजीसी रेगुलेशंस क्या हैं और कौन कौन से यूजीसी रेगुलेशन हैं। ये यूजीसी रेगुलेशन 2026 क्या है और यूजीसी रेगुलेशन 2012 क्या है जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने करी है, और जरूरत क्यों है इसे समझने की। देखो, हर कोई यूजीसी की बात कर रहा है, कई सारे बच्चे बात कर रहे हैं, कई सारे गार्जियंस बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसकी बात कर रहे हैं यूजीसी की, पर एग्जैक्टली उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि यूजीसी रेगुलेशन ये क्या है, नियम किसके लिए बने हैं, कहाँ लागू होंगे, कैसे लागू होंगे, किसके साथ भेदभाव हो रहा है, किसके साथ किया जा रहा है। उस हर एक इंफॉर्मेशन को बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके से आज मैं आप तक डिलीवर करूंगा। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि यूजीसी है क्या। अब आप देखोगे कि छोटी छोटी संस्थाएं होती हैं, उन छोटी संस्थाओं को चलाने के लिए कोई बड़ी संस्था होती है। वैसे हमारे देश में कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी बनी तो उसको मान्यता कौन देगा। तो जाहिर सी बात है, ऐसी यूनिवर्सिटीज को मान्यता देने के लिए, उन्हें चलाने के लिए, उन्हें फेलोशिप देने के लिए हमारे यहाँ एक संस्था है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको कहते हैं। अब ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है क्या, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन यूनिवर्सिटीज को देखता है कि कहाँ का काम ठीक से चल रहा है, कहाँ का नहीं ठीक से चल रहा है, किसको मान्यता देनी है, किसको कितनी फेलोशिप देनी है, और प्रॉब्लम कहाँ होती है। अब सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। तो यूजीसी करता क्या है भाई, ये जितने भी नियम कानून बनते हैं, अब आप ये समझ लो कि इसकी स्थापना सबसे पहले समझ लो 1953 में हुई थी। 1956 में पहला अधिनियम जारी किया गया था जिसमें इसकी शक्तियां बताई गई थी, इसका अधिकार क्षेत्र बताया गया था, ये कैसे काम करेगा उस प्रणाली को बताया गया था, सब कुछ बताया गया था। सबसे पहले मैं आपको इसकी वेबसाइट पर लेकर के चलूंगा। आप यहां देख सकते हो कि ये क्या है, यूजीसी की वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब ये क्या करता है, जितने भी नियम होते हैं यूजीसी न्यू रेगुलेशंस, मतलब जितनी भी रेगुलेशंस होती हैं ये सारी यहाँ अपलोड करता है, और जैसे अपलोड होती हैं सारी, उसके बाद से वो इंप्लीमेंट हो जाती हैं। अब आप इसमें देख सकते हो कि इसने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर द अवार्ड ऑफ द पीएचडी डिग्री। अब देखो इसने पीएचडी डिग्री के लिए क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिड्रेस ऑफ द ग्रीवियंस ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के खिलाफ बच्चों की जो शिकायतें होती हैं उनको रिड्रेस कैसे करेगा उसको लेकर के नियम जारी किया है। तो ऐसे कई सारे नियम जारी करता है। हाल ही में इसने एक नियम जारी किया 2026 में, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ द इक्विटी इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026, ये इसका पूरा नाम है, और ये जारी किया। अब ये देखोगे, अब भारत के राजपत्र में जारी हुआ, और ये जारी कितनी तारीख को हुआ, राजपत्र में ये प्रकाशित होता है मेरे भाई, आप देखोगे 13 जनवरी को, 13 जनवरी 2026, पोस्ट 23 1947। अब ध्यान से देखना, जब ये प्रकाशित होता है उसी दिन से ये लागू हो जाता है। ये बात इसी राजपत्र में लिखी गई है कि जिस दिन ये राजपत्र में प्रकाशित होगा उसी दिन से लागू हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इस बिंदु पर कि भाई समस्या कहाँ है। अब अगर आप यूजीसी रेगुलेशन की बात करोगे तो 13 जनवरी 2026 को इसने इसको लागू कर दिया, प्रकाशित कर दिया, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे इससे पहले ऐसा नहीं है कि जब ये 2026 में लागू किया तो इससे पहले था नहीं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों 2026 में यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लाया गया, इस पृष्ठभूमि को हम समझेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब उसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि आप देखोगे यूजीसी रेगुलेशन 2012, तो 2012 में इसने ऐसे ही एक रेगुलेशन जारी की थी। उस रेगुलेशन में क्या किया था, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस रेगुलेशन में इसने भेदभाव की व्यापक परिभाषा दी थी और भेदभाव को समाप्त करने की बात की थी। और आप देखोगे समान अवसर केंद्र, मतलब ईओसी सेंटर तब भी स्थापित किए गए थे कि भाई ईओसी सेंटर होंगे जहां पर सभी को समान रूप से अवसर दिए जाएंगे। कहने का मतलब चयन में, ना बच्चे के एडमिशन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन जारी करके पहले ही बता दिया था। और आप देखोगे एक इसके अलावा इसने क्या किया था, एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर की नियुक्ति की थी कि अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो वो इस ऑफिसर के पास जाएंगे और ऑफिसर रिपोर्ट किसको करेगा, जो आप देखोगे कुलपति इत्यादि होते हैं या जो यूनिवर्सिटी के हेड होते हैं उनको रिपोर्ट करेगा। और प्रवेश और सुविधाओं की सुरक्षा अनुपालन और दंड का भी प्रावधान था कि अगर कोई जो है भेदभाव करता है तो दंड किया जाएगा। पर दिक्कत क्या होती थी कि जब भी कोई कंप्लेन की जाती थी तो वो विद्यालय स्तर तक सुलटा ली जाती थी, मामला आगे नहीं जाता था।
मतलब स्कूल में मामला हुआ, स्कूल में ही सुलटा लिया गया। और बहुत सारी कंप्लेन ऐसी होती थी जिनको देखा ही नहीं जाता था, या बहुत सारी कंप्लेन को देखा भी जाता था। अच्छा, ये भी बताया गया था कि सभी यूनिवर्सिटीज को क्या करना होगा, अपने पास एक फिजिकल रजिस्टर रखना होगा जिसमें उनको अपनी कंप्लेन रखनी होंगी। और जब 2 केसेस हुए आगे चल करके और उन कंप्लेंट्स को मांगा गया, तो आप देखोगे लगभग 1500 के आसपास कंप्लेंट्स दिखी। तो सोचने वाली बात यह भी है कि जब इतना बड़ा देश है तो क्या इतनी कम कंप्लेंट्स हैं? अच्छा, इसकी भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन 2012 ये इंप्लीमेंट हो गया, लागू है। अब इसके बाद 2 केसेस होते हैं, महत्वपूर्ण केसेस तो और भी हुए हैं, पर मैं 2 केसेस का रेफरेंस ले रहा हूं यहां पर। एक आप देखोगे रोहित वेमुला का मामला है, ठीक है। अब ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी का छात्र था जो कि शोध कर रहा था। अब दिक्कत क्या होती है, 17 जनवरी 2016 को इसने आत्महत्या कर ली और फिर इसके पेरेंट्स ने कंप्लेन किया, इनके पेरेंट्स ने जो है अपील की। और आप देखोगे SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो है अपील की गई। अच्छा, ये भी समस्या होती है, जब इन्होंने अपील की तो पुलिस ने जो है रिपोर्ट अपनी कोर्ट को दी और रिपोर्ट में क्या बताया कि ये SC/ST नहीं OBC में आता है। और फिर इनके पेरेंट्स ने दोबारा से अपील की। अच्छा, इसके साथ ही ये तो मामला हो गया, आप देखोगे 17 जनवरी 2016 का, जो कि चल रहा था कोर्ट में। और आप देखोगे उसके बाद डॉक्टर पायल तड़वी का मामला, मुंबई के आप देखोगे नायर अस्पताल की पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा थी, ठीक है। इन्होंने 22 मई 2019 को हॉस्टल के एक कमरे में आत्महत्या कर ली। इनकी माताजी ने याचिका दायर की और याचिका दायर करके उन्होंने न्याय की मांग की थी। अब देखोगे आप, ये केसेस वहां सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, ये सारे केसेस जो है वहां चल रहे थे। तो हुआ क्या, जुलाई, आप देखो जो हाल ही का निर्णय है वो क्या है, जुलाई 2025 की हालिया सुनवाई में, मतलब जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई और बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई थी। ये मैं पायल तड़वी के केस की बात कर रहा हूं कि आप देखोगे जुलाई 2025 में सुनवाई की गई थी इस केस में, और जो मुंबई की हाई कोर्ट है उसने क्या किया था, फटकार लगाई थी, ठीक है, मुंबई सरकार को कि भाई इस मामले को जो है सीरियस लिया जाए और सारा स्पष्टीकरण दिया जाए। और आप देखोगे इसके बाद ही क्या हुआ, 2019 में रोहित वेमुला और पायल तड़वी, इनकी जो माताएं थी, दोनों लोगों के बच्चों ने आत्महत्या की। तो दोनों लोगों ने मिल करके एक जो है अपील की, ठीक है। और अपील कहां की, सुप्रीम कोर्ट में अपील की। तो दोनों लोगों की अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई। अब जब सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई अलग अलग स्तर पर हुई। अभी मैं आपको रेफरेंस से समझाऊंगा, ये मैं बता क्यों रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब लगातार सुनवाई की, एक के बाद एक सुनवाई की, और उसने यूजीसी को बताया कि तुम्हें अपने नियमों में सुधार करना है, तो यूजीसी ने कहीं ना कहीं जल्दबाजी में ऐसे नियमों को लागू कर दिया। उसकी हम बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। उसने यूजीसी से पूछा कि भाई मामला क्या है, ये क्यों ऐसा हुआ, और आप इसका जवाब दीजिए, यूजीसी से पूछा गया। और फिर आप देखोगे 2023, उसके बाद 2023 में सुनवाई की गई। तो उस समय जस्टिस आप देखोगे AS बोपन्ना थे और जस्टिस MS सुंदरेशी थे। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यूजीसी से सवाल किया कि भाई भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी कर क्या रही है। 2019 में सुनवाई की गई, 2023 में सुनवाई की गई, तुम्हारे पास जो 2012 का अधिनियम है, 2012 का जो नियम है वो चल रहा है, तो आखिर तुम कर क्या रहे हो सुनवाई के लिए। अब आप देखोगे जुलाई 2024 को, ठीक है, ये ताजा अपडेट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और उसने यूजीसी को बताया कि वो क्या करे, इसके जो पुराने नियम है 2012 के, उनको अपडेट करे, और उसमें अपडेट करने की आवश्यकता है। अब ये बात कब की है, आप देखोगे जुलाई 2024 की ये बात है। उसके बाद जुलाई 2025 को आप देखोगे बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई। अब देखो, आप ये मैं जुलाई की बात कर रहा हूं, तो दोबारा सुनवाई फिर होती। अब जब दोबारा सुनवाई होती तो यूजीसी ने अभी तक क्या किया, ये यूजीसी से प्रश्न पूछा जाता। अब इसी के बाद आप देखोगे फिर यूजीसी ने क्या किया, जो है रेगुलेशन 2026 को लागू किया। अच्छा, मैं आपको वो सबसे पहले राजपत्र दिखाना चाहूंगा। ये राजपत्र आप देखोगे, राजपत्र है, ठीक है, जो प्रकाशित किया गया है। अब इसमें आप स्टार्टिंग में देखो, ठीक है, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। इसमें है, और यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांग जनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है। पहले बताया गया कि भाई भेदभाव किसके किसके साथ और कैसे कैसे किया जाएगा, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। अब यहां यह बताया गया। अब थोड़ा सा आप आगे आओगे तो देखोगे आप, संक्षिप्त शीर्षक में बताया गया कि भाई इसका नाम क्या होगा, पहले बताया गया। फिर बताया गया कि भारत के सभी उच्च संस्थानों में लागू होंगे। उसके बाद ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी है, मतलब 13 तारीख को अगर प्रकाशित हुआ तो 13 तारीख से ही ये लागू हो गया।
आगे मैं तुम्हें कुछ बातें इसमें और बताऊंगा। उद्देश्य में अगर आप ध्यान से देखो तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मतलब ईडब्ल्यूएस को भी शामिल किया गया, और दिव्यांगजन। तो अगर तुम उद्देश्य देखो, उद्देश्य और अगर इसका स्टार्टिंग का पॉइंट है, देखो स्टार्टिंग का पॉइंट भाई, इसमें तो देखोगे आप जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को शामिल ही नहीं किया गया, और नीचे इधर देखोगे आप तो शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो एक तो इसमें यह मिलता है कि भाई दोनों में जो है अलग अलग तरीके से स्थितियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद में बताऊंगा परिभाषा। अब परिभाषा में देखोगे आप कि भेदभाव का मतलब क्या बताया गया। भेदभाव की जो परिभाषा बताई गई है, जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव से है। कहने का मतलब है कि अगर भेदभाव की बात करेंगे तो भेदभाव किसके आधार पर होगा, आप देखोगे भेदभाव किसके खिलाफ होगा, अनुसूचित जातियों के खिलाफ, अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति जाए किसी यूनिवर्सिटी में, उसके साथ भी भेदभाव किया जाए, तो उसका तो इसमें जिक्र किया ही नहीं गया है। जो समस्या लोग बता रहे हैं कि समस्या क्या है, तो यहां पर आप देखोगे इसमें स्पष्ट लिखा गया कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव से है। ये बात स्पष्ट बताई गई, मतलब बाकी को ऐड किया ही नहीं गया, यहां पर देखोगे सामान्य वर्गों को। क्लियर है। अब इसके बाद इसमें प्रावधान क्या किया गया कि भाई प्रावधान क्या है। अब देखो इसमें सबसे पहले बताया गया कि समता से अर्थ, समता, अब समता की बात करता है तो समता है क्या, समता से अर्थ सभी वैध अधिकारों के प्रयोग के संबंध में पात्रता एवं अवसर के मामलों में सभी हितधारकों के लिए एक समान अवसर का क्षेत्र है। इन्होंने कहा कि समता होनी चाहिए, सभी के लिए समानता मिलनी चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। और आप देखोगे इसके लिए बताया कि एक समता समिति होगी, मतलब आप अभी लोग कह रहे होंगे ना कि इसमें त्रिस्तरीय प्रणाली है, वो त्रिस्तरीय प्रणाली है क्या, इसमें 3 स्तर की व्यवस्थाएं हैं। पहला क्या है, समता समिति। अब समता समिति में 8 लोग होंगे, 2 बच्चे भी होंगे जिसमें शामिल किए जाएंगे, टोटल 10 लोग इसमें शामिल होते हैं समता समिति में। ठीक है, तो पहला क्या है, समता समिति की कोई भी मामला होगा तो ये समता समिति के पास जाएगा। समता हेल्पलाइन, ये हेल्पलाइन ऐसी होगी जिस पर बच्चे 24 घंटे मेल लिख करके या आप देखोगे ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं या लिखित जो है कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर बच्चा रिक्वेस्ट करता है कि उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाए तो उसकी पहचान को भी गोपनीय रखा जाएगा। इसके साथ ही इसमें समय डिसाइड कर दिया गया कि 24 घंटे के अंदर इस पर जो है एक्शन लेना होगा। ठीक है, तो ये आप देखोगे। अब इसके बाद आगे मैं बढ़ूं तो आप देखोगे समता के संवर्धन का कर्तव्य। तो इन्होंने कर्तव्य क्या बताया कि समता का मतलब क्या है। ठीक है, अब ये समता का संवर्धन करना होगा, भेदभाव उन्मूलन। ठीक है, अब इसमें बताया गया कि कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान किसी के खिलाफ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आगे आप देखोगे समान अवसर केंद्र बनाए गए, ईओसी बनाए गए। ठीक है, अब ईओसी क्या है, आप देखोगे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जिसको कहते हैं। तो ये 2012 का जब रेगुलेशन आया था यूजीसी का तब भी इसको बनाया गया था, पर दोबारा से इसको बनाया गया है। ठीक है, और आगे आप अगर एक पॉइंट आप और जाओगे तो देखोगे इसी राजपत्र में ऐड किया गया है। ठीक है, इसमें समता हेल्पलाइन को ऐड किया गया है और बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई करनी होगी। शिकायत करने के आपके पास ऑप्शंस हैं, आप मेल इत्यादि से शिकायत कर सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं वापस और बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल की। तो आप देखोगे अब 2026 में पहला तो पूर्ण समता और समावेशन, इसमें त्रिस्तरीय सिस्टम लागू किया गया है, मतलब 3 स्तर के सिस्टम इसमें बताए गए हैं कि भाई कितने स्तर के सिस्टम होंगे, इसमें 3 स्तर का होगा। एक आप देखोगे समता समिति होगी, समता हेल्पलाइन होगी और इसके अलावा समता का संवर्धन किया जाएगा। और आप देखोगे समान अवसर केंद्र, ईओसी होंगे। त्रिस्तरीय तंत्र है, भेदभाव की शिकायतों पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द की जाएगी। अब देखो कहने का मतलब कोई यूनिवर्सिटी है, अगर वो भेदभाव कर रही है, ध्यान देना, अगर वो भेदभाव कर रही है तो उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा बताया गया। अब बताओ समय इतना कम दिया गया, 24 घंटे का समय दिया गया, उसके बाद 15 दिन के अंदर उनको क्या करना होगा, रिपोर्ट, जो समता समिति है उसको रिपोर्ट देनी होगी यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी के हेड को रिपोर्ट देनी होगी। अब ये इतने कम समय में क्या इसका जो है पता लगाया जा सकता है कि जो कंप्लेन की गई है वो सही की गई है, गलत की गई है। दूसरी बात जो बताई गई कि जो कंप्लेन करने वाला व्यक्ति है अगर उसने झूठी कंप्लेन कर दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान ही नहीं है, वो मेंशन ही नहीं किया गया है राजपत्र में कि उस झूठी कंप्लेनर का क्या होगा। अगर कोई झूठी कंप्लेन कर रहा है तो उसके साथ क्या होगा भाई। अच्छा, आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको और बता दूं कि संवैधानिक आधार क्या है। अब जब बताया गया तो देखो रेफरेंस दिया जाता है ना, इसी राजपत्र में रेफरेंस दिया गया है कि आर्टिकल 15 जो कि किसकी बात करता है, आप देखोगे ये बात करता है इक्वेलिटी की, कि भाई आप देखोगे धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो।
और मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल उसने 14 का जिक्र किया कि भाई आर्टिकल 14, अब आर्टिकल 14 क्या बात करता है, ये कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति कैसे हैं, समान हैं। और ये कानून जो लाया गया पार्टिकुलरली मेंशन किसको कर दिया गया, आप देखोगे इसमें जनजाति को जो है अनुसूचित जाति को मेंशन किया गया, अनुसूचित जनजाति को मेंशन किया गया, ओबीसी को मेंशन किया गया, पर देखोगे आप सामान्य वर्ग के लिए तो इसमें कुछ रखा ही नहीं गया कहीं ना कहीं। तो ये आप देखोगे, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इसमें समावेशन किया गया ओबीसी समावेशन, पहले आप देखोगे 2012 का जब अधिनियम आया था तो उसमें ओबीसी का समावेशन नहीं था, इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया। और पुराने नियमों के मुख्य आप देखोगे ध्यान केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर थे, ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था। इसमें क्या किया गया है, ओबीसी को भी शामिल किया गया है। तो पहला पॉइंट आप देखोगे 2026 में दायरा बढ़ा दिया गया है। इसके बाद आप देखोगे अस्थायी ढांचागत सुधार, अब इसमें आप देखोगे जैसे मैंने बताया ईओसी सेंटर की स्थापना की गई, ठीक है। और साथ ही आप देखोगे त्वरित कार्यवाही तंत्र, मतलब 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा, कार्यवाही करना होगा। अब 24 घंटे के अंदर कैसे पता लगाएंगे कि भाई गलत कंप्लेन हुई है सही कंप्लेन हुई है, ये तो बाद की बात है, पर इसने समय तो निर्धारित कर दिया। शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कॉलेज को संज्ञान लेना अनिवार्य होगा। यह नियम न्याय में देरी की समस्या को खत्म करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब इससे यह है कि न्याय में देरी जो है नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, इक्वलिटी स्क्वाड होगा। अब ये इक्वलिटी स्क्वाड क्या करेंगे, ये जो है ऐसे टीम बनेगी, वो टीम घूमती टहलती रहेगी और आप देखोगे एंटी रैगिंग स्क्वाड की तर्ज पर इक्विटी स्क्वाड होगा। कैंपस और हॉस्टल में जाकर के औचक निरीक्षण करेंगे, मतलब अचानक से जाएंगे देखेंगे कि किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा आप देखोगे इक्विटी एम्बेसडर की भी बात की गई है कि एक व्यक्ति को इक्विटी एम्बेसडर बनाया जाएगा, वो जाएगा और जमीनी स्तर पर घूमेगा टहलेगा, उसके बाद समता समिति को आकर के पूरी जानकारी देगा कि भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इसका उद्देश्य रखा गया ताकि जो है निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा आप देखोगे एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर, ये 2012 में भी शामिल किया गया था कि भाई एक ऑफिसर है उसके पास आप अपनी कंप्लेन लेकर के जा सकते हो। तो ये होगा कौन, एक जो है वरिष्ठ प्रोफेसर होगा, वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर होगा। स्वायत्तता, और यह अधिकारी आप देखोगे सीधे कुलपति को या जो प्रधानाचार्य होते हैं उनको रिपोर्ट करेगा। और यूजीसी ने कहा कि जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी आप देखोगे यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी को इनका पालन करना अनिवार्य है। और अगर इनका पालन नहीं करते, जैसे किसी पीड़ित ने शिकायत करी, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने विद इन टाइम एक्शन नहीं लिया तो जो यूनिवर्सिटी को ग्रांट दे रही है वो उसको नहीं दिया जाएगा, उसको फेलोशिप नहीं दी जाएगी। और कई सारे कोर्सेज को हटाया जा सकता है कि उस कोर्सेज को बंद कर दिया गया यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द किया जा सकता है। अब यूनिवर्सिटी की जो स्वायत्तता होती है, जो स्वतंत्रता होती है, कहीं ना कहीं उससे ये भी प्रभावित होती है। और बाकी जनरल वर्ग तो अपनी मांगों को लेकर के अलग है, और आप देखोगे ओबीसी और एससी एसटी ये अपनी मांगों को अलग रख रहे हैं। तो कहने का मतलब आप आगे समझोगे तो देखोगे कि भाई हर कोई समानता की बात कर रहा है। अब अगर मैं कंपेयर करूं 2012 का जो विनियम था और 2026 का, दोनों में अंतर क्या है। अब इसमें आप देखोगे एससी एसटी को शामिल किया गया था, पर इसमें ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया। अब ये कैसा था, अनिर्धारित। इसमें कंप्लेन आप करोगे पर उसका निर्धारित कोई समय मेंशन नहीं किया गया था कि इतने समय में आपको समाधान मिलना चाहिए। अभी वो समय भी शामिल कर लिया गया है। आप देखोगे इसमें स्पष्ट है। अब इसमें क्या ईओसी और इक्वलिटी स्क्वाड अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसमें ये नहीं, मतलब एकदम बिल्कुल स्पष्टता नहीं बताई गई थी हर एक चीज की, इक्वलिटी स्क्वाड होगी, ये ऐसे काम करेगी, इस तर्ज पर काम करेगी और इसे इतने समय में सारी चीजों को क्लियर करना होगा। अभी यह स्पष्ट कर दिया गया है। और आप देखोगे सीमित। अच्छा, इसमें क्या था, आप देखोगे जो कोई जुर्माना या दंड है यूनिवर्सिटी का वो सीमित था। अभी क्या किया गया है, ग्रांट कट और डी रिकग्निशन। कहने का मतलब उसकी पहला तो उसका ग्रांट कट कर दिया जाएगा, दूसरा आप देखोगे उसकी मान्यता को भी रद्द कर देगी, ठीक है यूजीसी। तो ये कठोर दंड का प्रावधान अभी किया गया है। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता भी इससे प्रभावित होती है। अब कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो अपने ग्रांट को कट करवाना चाहेगी, अपनी मान्यता को खत्म करना चाहेगी, तो उनका उद्देश्य ये होगा कि भाई जल्दी से कार्रवाई की जाए। और यही लगता है कि क्या इतनी जल्दबाजी में कानून पारित होगा। देखो, लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र में हमेशा है कि लोकतंत्र में निर्णय आने में देरी होती है, पर वो निर्णय सभी के लिए समान होता है, सभी के लिए लाभकर होता है। तो अगर समय हम सीमित कर देंगे तो क्या हमें वो निर्णय मिल पाएगा, क्या सभी को समान न्याय मिल पाएगा, ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है समाज के सामने। अच्छा, लक्ष्य क्या रखा गया सामाजिक, जब ये लाया गया तो उसमें आप देखोगे उसमें उद्देश्य बताया गया। मतलब कोई भी जब ऐसे नियम बनता है तो उस नियम में राजपत्र में जब वो जारी होगा तो प्रॉपर डिटेलिंग लिखी होती है। और अगर आपको ठीक ढंग से जानना हो कि ये नियम है क्या, मतलब अगर आपको पढ़ना हो पूरा प्रॉपर, तो आप जाकर के राजपत्र को डाउनलोड करके वहां से भी पढ़ सकते हैं। अब आप देखोगे इसमें बताया गया कि पहला देखोगे आप इनरोलमेंट की, इनरोलमेंट लोगों की बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा आप देखोगे मानसिक स्वास्थ्य, और तीसरा ग्लोबल इमेज की, इंडिया की भी जो है ग्लोबल लेवल पर इमेज बनेगी।
ये रखा गया। अब विरोध लोग इसका क्यों कर रहे हैं? पहला क्या है? भेदभाव से सार्वभौमिक सुरक्षा। कहने का मतलब जो भेदभाव हो रहा है, देखो जनरल लोगों ने क्या बात करी कि भाई इससे सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। देखो मैंने माना कि भेदभाव हो रहा है, ठीक है, एससी एसटी और आप देखोगे ओबीसी के खिलाफ भेदभाव हो रहा है। तो ऐसा कुछ राज्यों में ऐसा है कि इनके खिलाफ भेदभाव हो रहा है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर देखोगे जो जनरल हैं उनके खिलाफ भी भेदभाव हो रहा है। तो जब, और ये नियम ऐसा तो है नहीं कि एक विशेष क्षेत्र में लागू होगा, ये नियम देश के सभी यूनिवर्सिटीज में लागू होगा। तो जो भी नियम बनना चाहिए वो सभी के लिए समान बनना चाहिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, सबके लिए कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये बात किसकी है? जो जनरल वर्ग के लोग हैं उनका ये कहना है। और आप देखो कि पुरानी विफलताओं का समाधान नहीं, इन्होंने कहा कि जब 2012 का जो नियम है, विनियम है, वो पहले से एग्जिस्ट करता था तो सुधार करने की आवश्यकता उसमें थी, उसके इंप्लीमेंटेशन को ठीक करना चाहिए था, नया नियम लाने की जरूरत क्या थी? और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। आप देखोगे राजनीतिकरण की संभावना, तो लोगों ने क्या है, आप देखोगे वोट बैंक की जो पॉलिसी है, इन चीजों को लेकर के इसका राजनीतिकरण कर दिया है। अभी जो परिभाषाएं दी गई हैं उन परिभाषाओं में अस्पष्टता है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि पहले जो है आप देखोगे कुछ कम आधारों को ऐड किया गया है, बाद में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को भी जोड़ दिया गया, जो कि पहले नहीं जोड़ा गया है। फिर आप देखोगे जो परिभाषाएं हैं वो सीमित कर दी गई हैं कि भाई जातिगत भेदभाव का अर्थ किससे होगा? वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और आप देखोगे जो दिव्यांगजन हैं उनके खिलाफ किए गए भेदभाव से इसका अर्थ है। तो कहीं ना कहीं परिभाषाएं जो हैं वो अस्पष्ट हैं। और आप देखोगे नियमों का राजनीतिक दुरुपयोग। अब ये भी बताएगा कि ये जो नियम है, जैसे लोगों ने बहुत सारे, आपने देखा रील्स मेम्स वायरल हो रही हैं कि पता लगा कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है, अब वो अगर पढ़ने में ठीक ठाक है, उसके ऊपर झूठी कंप्लेन कर दी गई। तो भाई अगर झूठी कंप्लेन कर दी, 15 दिन में, मैं मानता हूं 15 दिन में इसका निवारण हो गया, 15 दिन में पता चला कि वो व्यक्ति निर्दोष है, पर 15 दिन का समय तो गया। और साथ में जिसने झूठी कंप्लेन की उसके साथ क्या होगा? उसने तो कंप्लेन कर दी, आराम से बैठा है। और एक इसमें प्रावधान ये भी है कि अगर समता समिति या जो त्रिस्तरीय प्रणाली है वहां पर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो व्यक्ति लोकपाल के पास जाएगा, और लोकपाल क्या करेगा? एक वकील को हायर करेगा, उस बच्चे के लिए वकील को हायर करेगा जो आप देखोगे जिसका शोषण किया गया है, ठीक है। तो उस बच्चे के लिए जो वकील हायर होगा, उस वकील की फीस कौन पे करेगा? यूनिवर्सिटी पे करेगी। ऐसा भी है। तो अभी स्कूल के अलावा एक थर्ड ऑप्शन को भी ऐड कर दिया गया है। पहले ये थर्ड ऑप्शन नहीं था, पहले अंतिम जो है वही होता था कि आप जाओगे कि कुलपति के पास या प्रिंसिपल के पास जाओगे, वही आपका अंतिम बिंदु है, वहीं तक आप जा सकते हो। अभी तीसरे लेवल को भी ऐड कर दिया गया इसमें, ठीक है। अब आप देखोगे चुनौतियां क्या क्या हैं कि नियमों की कठोरता, कभी कभी संस्थानों की शैक्षणिक स्वायत्तता। अब सभी जो संस्थान हैं ये कैसे हैं? एकदम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जब इनको प्रतिबंधित कर दिया गया कि 15 दिन के अंदर तुम्हें ये करना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, ग्रांट इनका जो है रोक दिया जाएगा। इससे यूनिवर्सिटीज के ऊपर एक प्रेशर बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई भी इनको ज्यादा मेंटेन करनी होगी। ये ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं। अब हाल ही में इस मामले की सुनवाई हुई 29 जनवरी को, आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या किया? अस्थायी रोक लगा दिया। कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 19 मार्च तक रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखोगे आर्टिकल 14 कि आर्टिकल जो 14 है वो आर्टिकल 14 में बात की गई है समानता की, और उसमें कहा गया है कि कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी एसटी का हो, वो समान है। तो जो नियम कानून बनेंगे वो सभी के लिए समान बनेंगे। इस नियम कानून में स्पेशली बात किसकी करी गई है? एडब्ल्यूएस की बात की गई है, ओबीसी की बात की गई है, एससी एसटी की बात की गई है। व्हाट अबाउट द जनरल? तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट जा रहा है, और ये मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट जा करके हम कोई भी नियम नहीं बना सकते। आप देखोगे जब भी हम किसी भी आर्टिकल की व्याख्या करते हैं, या आप सुप्रीम कोर्ट जब किसी भी आर्टिकल की व्याख्या करता है तो व्याख्या करते समय वो प्रियम्बल को सामने रखता है कि प्रियम्बल क्या है? हमारे संविधान की आत्मा है, उसके अगेंस्ट जाकर के वो कुछ भी व्याख्या नहीं करता। तो जितने हमारे मौलिक अधिकार हैं उसके अगेंस्ट तो हम जा ही नहीं सकते। और उसने ये इस बात को भी मेंशन किया कि भाई क्या हम अब पुरानी प्रथाओं की ओर जा रहे हैं? क्या हम प्राचीन सभ्यताओं की ओर जा रहे हैं? कहने का मतलब हमें तो मॉडर्नाइजेशन लाना चाहिए, हमें तो इक्वलिटी लानी चाहिए। तो क्या हम और भी ज्यादा पिछड़े वर्ग की तरफ जा रहे, और भी ज्यादा पिछड़े होते जा रहे हैं? ये बात किसने कही? सुप्रीम कोर्ट ने कही। और इससे यह स्पष्ट हुआ कि आप देखोगे जो प्रक्रियात्मक न्याय है उसका पालन करना अनिवार्य होगा। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, तब तक के लिए इस एक्ट को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया, अस्थायी रूप से इस पर रोक लगा दी गई है, स्टे लगा दिया गया है।
ठीक है, अब 19 मार्च को सुनवाई होगी, सारे दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी बात को रखेंगे और जब अपनी बात को रखेंगे तो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। आपको पता है कि नियम जो है पार्लियामेंट बनाती है, अगर उस नियमों को कोई विरोध करता है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, पूरी जांच करेगा कि संविधान के अनुरूप है या नहीं है, क्या ये सही है जनता के लिए, नहीं है। उसके बाद वो अपना अंतिम निर्णय देगा। अंतिम निर्णय वो दो तरीके से देता है, या तो वो अनलॉफुल हो जाएगा कि एकदम बिल्कुल वो ठीक नहीं है, उसको जो है रद्द कर देगा, ठीक है, या तो उसको लागू कर देगा कि ठीक है लागू होगा, या तीसरा ऑप्शन है कि उसने भेज दिया अमेंडमेंट के लिए कि इसमें ये सुधार होंगे फिर लागू होगा। तो तब तक के लिए इस पर स्टे लगा दिया गया है, ठीक है। और आप लोग ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसे ही इसके बारे में कोई खबर आती है तो हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।